अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। pleasure, my pleasure. सर आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो एक कश्ती का हादसा हुआ है। आप जानते हैं कि किस तरह से उसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी थे और कई लोगों की 298 के करीब फिलहाल बताया जा रहा है जिनकी जानें गई हैं। और ये ह्यूमन स्मगलिंग एक तरह की हो रही थी, जहाँ जो लोग थे उन्हें इटली पहुंचाया जा रहा था। उस पे हम बात करेंगे और साथ साथ फिर मोदी जी के ट्रिप पर भी बात होगी जी। आरजू, ये जो हादसा है, ये ना पहला हादसा है और ये ना ही आखिरी हादसा है। हम्म, अब जो अगर अगर देखा जाए, उसमें 298 बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 100 से कुछ ज्यादा लोग तो कश्मीर से थे। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये इस जो उसमें जहां जो मेरा टाउन है, जहां मेरा आबाई गांव है, वहां से बहुत से लोग। ये चैलेंज है कि मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कराची में इलेक्शन आपने देखे हैं, जो 9 मई का हादसा हुआ है, जिस तरीके से करप्शन जो फिर दोबारा पीक पर है, वॉशिंग मशीनें चल रही हैं, पहले खान साहब ने लगाई थी, अब 9 मई के हादसे की वॉशिंग मशीनें चल रही हैं, अकाउंटेबिलिटी जीरो है और लूट है। जब महंगाई बढ़ती है, रिश्वत के रेट साथ बढ़ जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है। आपकी एक जो रूलिंग एलीट है, जो खुद लंदन बेस है, जिनको जो लंदन से खुद भी पढ़ के आए हैं, जो ब्रिटिश लोगों के जो एजेंटों के पोते धोते हैं, और आगे भी एक नस्ल तैयार की जा रही है, मैं उसको ब्लेम करूंगा। मैं इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो जो रूलिंग एलीट है वो ऐसी है कि वो बल्कि क्लेम करते हैं बाद में, यही जो किश्ती में आज तो डूब के बेचारे मर गए हैं, अगर वो इटली और पहुंच जाए स्पेन में, तो कहते हैं जी ये मेरे सपोर्टर हैं, मुझे पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस ये मेरे मेरे वजह से। फिर यही यही जो अमीरुल मोमिनीन कहता है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को चलाएंगे, इनका पैसा आएगा, दूध की नहरें चलेंगी। आज वही मरे आगे। तो ये एक मुंह पे तमाचा है रूलिंग एलीट का, जिसने बेवकूफ बना रखा है 76 साल से, एक दिन नहीं, 76 ईयर्स। और आज भी नाउमीदी है, और ये नाउमीदी 1947 से जारी है, एक दिन में नहीं हुआ। आपकी मैं क्या बताऊं, 1947 में छोटी सी मिसाल बता देता हूं कि 1947 से 1957 तक आपने 7 वजीर आजम चेंज किए थे। क्यों? क्योंकि सारे फ्रॉडिये थे, सारे 2 नंबर थे। नेहरू जी ने कहा था हम इतनी धोतियां नहीं तब्दील करते जितने प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं। और उसके बाद क्या हो, 1950, उसके बाद तो फिर हमारे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वाले आ गए ना, बैरिया टाउन बन गया थे। उसके बाद आप प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में चढ़े हैं 1957 के बाद, और उसके बाद फिर वो दबा के रखा है उन्होंने, और आज आप खड़े हैं नाउमीद, लीडरलेस, हेल्पलेस, होपलेस। ये आपका स्टेटस है। और वो किश्ती में, मैं आज थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड आपके देखने वालों को जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसी खित्ते से हूं, पंजाब के, जहां के लोग जो है इस कश्ती में जाके मरे हैं। 2 चीजें हैं। पहले तो ये यूरोपियन कंट्रीज में जाने का ट्रेंड कहां बना था? मंगला डैम बना था। तो एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसको ठेका दिया गया था मंगला डैम बनाने का, मीरपुर के पास, झेलम के पास। तो उन्होंने उस वक्त कुछ लोगों को कहा था कि जहां डैम बन रहा है, इनको हम डिस्प्लेस करके इंग्लैंड की सिटीजनशिप देंगे। वो जब वहां पे गए और वो डॉलर लेकर आए, उनकी जिंदगियां तब्दील हुई। तो इस वक्त गुजर खां से लेकर गुजरावाला तक एक ऐसा रीजन है जहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो या मिडिल ईस्ट में है, या फिर वो यूरोपियन कंट्रीज में, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में। दूसरा इसका बैकग्राउंड ये है कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तानी लेबर को बेचने का जो आगाज उन्होंने किया था, फिर आपकी गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस लोगों को दिया, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसियां बनी, कुछ ठीक करते थे, कुछ फ्रॉड करते थे। और आज जो है वो उसका तरीकाकार यही है कि पाकिस्तान में क्योंकि एवरेज आदमी के ना खुद उसका कोई फ्यूचर है, ना उसके बच्चे का कोई फ्यूचर है। अगर आप एक इलेक्टेबल की औलाद नहीं है, अगर आप एक सर्टन जात बरादरी से ताल्लुक नहीं रखते, तो आप कीड़े मकोड़े हैं वहां। तो फिर वो कीड़े मकोड़े भागते हैं, चाहे पैदल भागे, चाहे जहाजों पे टिकट लेके भागे। अब सर, इतना पैसा लगाया था लोगों ने, 65 लाख तक एक आदमी ने दिए थे। कोई 65 लाख अगर किसी के पास है तो उसको ऐसे भागने की क्या जरूरत है?
नहीं वो देखें अच्छा आप मुझे ये बताएं 65 लाख आप, तो ये जो वजीरों की औलादें भाग के लंदन जा रही हैं, इंग्लैंड जा रही हैं, आप पैलेस बना रहे हैं, तो इनको क्या जरूरत है, ये क्यों नहीं वहां बैठते, इनके पास तो अरबों रुपए हैं। अगर देखा जाए नहीं, ये लीगल तरीके से ये वीजा ले लेना, मैं ये कह रही हूँ लीगल तरीके से वीजा ले। लीगल तरीके से किस तरह ले, अनपढ़ लोग हैं वो किस तरह जाए, स्पेलिंग उनको पूछे वीजे के तो वो नहीं आते उनको। मुझे परसों चौथ एक मेरा अजीज है, उसने देखे फोन तो ले दिया आपने, स्मार्टफोन, तो उनपे स्पेलिंग तो नहीं, अकल तो नहीं आती ना। उसने वीजे की बात कर रहे हैं, उसने मुझे परसों वीजे के स्पेलिंग उसने लिखे हैं VIZA, तो आप कहते हो वीजा ले ले जाके। वो दूसरा ये रूलिंग एलीट सारे तो नहीं ना, देखे ये तो ये रूलिंग एलीट के तो देखे बच्चे सब के सब पहले ही बाहर हैं, लेकिन ये कि बदकिस्मती है और ये आखिरी आखिरी कश्ती नहीं है ना, पहली है। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर हालात है, आप मेरा ये क्वेश्चन है, क्या फ्यूचर है आज पाकिस्तान का, वो है फ्यूचर? मैं 9 मई मैं अरबों रुपए लूट के सिर्फ एक वीडियो बनाता हूं, मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूं, सियासत से छुट्टी कर ली 2 हफ्ते, और उसके बाद मैं या तरीन साहब की पार्टी में चला जाऊंगा, या काफ लीग में चला जाऊंगा, या नून लीग में चला जाऊंगा, मेरे अरबों का जुर्म जो है वो खत्म कर दिया। ये देखो सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका हमें ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां पे हमें कोई मुश्किल इंतखाब करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो अमेरिका कहाँ धकेल रहा है इनको? भाई पैसे ना दे तो धकेल नहीं है ना, वो कहते हैं अगर हमें पैसे नहीं देते हो तो तुम धकेल रहे हो, इसका मतलब क्योंकि आपके रिलेशनशिप दुनिया में हर जगह डॉलर बेस है, कोई डॉलर आपके खैरात में देगा, आप उसके दोस्त हैं आप। और उसका दूसरी एक बात यह है कि डार साहब ने बता दिया है कि वी आर गोइंग टू द चाइनीज, चाइना ने आपको उसका टोकन मनी दे दी है, उसने आपके रिलेशनशिप की, आपका उस गेम, आपने पाकिस्तान बेचा है, दोबारा बेच रहे हैं उसको, उन्होंने टोकन मनी $1 बिलियन उन्होंने दे दिया आपको। लेकिन सर वो शहबाज शरीफ साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये भी है कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आखिर कब तक मांगते रहोगे। अब ये खुद कह रहे हैं वो। नहीं देखें, अगर भाई चाइना वालों 26 बिलियन आपने उनका लूटा है अभी रिसेंटली, या तो कुछ आप करें। और आज भी 1 बिलियन आया, पता नहीं उसमें से किकबैक्स कितनी है, उसमें कितने पैसे पहुंचे हैं, कितने लंदन चले गए। लेकिन आरजू ये, जब तक जिस कौम के अंदर सजा जजा कानून का नहीं हालत होगी, देखें इमरान प्रोजेक्ट करने वालों ने पार्टी तो पिक की थी तहरीक इंसाफ, लेकिन वो खुद ही बेचारे वो इस तरह थे, वो गोगियां लेकर आ गए, बुजदार लेकर आ गए। तो इस तरह सिर्फ लिखने से इंसाफ तो नहीं होता ना, इंसाफ डिलीवर करने से इंसाफ होता है। सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है, और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई, वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते हैं निकलो इधर से। नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती की, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें, आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें, ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, 76 साल लगाए आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें मैं खुद, बल्कि मैं आज यकीन करें वो कश्ती डूबी है, मैं खुद समझता हूं मैं कश्ती का सवार हूं, क्योंकि मैं भी तो यही कुछ हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मैं पढ़ के वापस चला जाता ना। मेरे बड़े भाई वकील थे, मुझे अक्सर कहते थे यार कि तू पढ़ने गया था, तू वहीं रह गया, तुमने हल्फिया बयान देकर गए थे कि मैं स्टूडेंट और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तूने इमिग्रेशन ले ली वहां पे, तुम्हारा जमीर तुम्हें मुलामत नहीं करता। ये मेरा बड़ा भाई वकील था खुद, वो मुझे खुद कहता था, मुझे खुद लगता था यार कि मैं पढ़ने आया था, चाहिए था पढ़ के वापस चला जाता, लेकिन मैं भी उस किश्ती का सवार हूं, उस किश्ती का वही उसका हिस्सा हूं मैं भी। और मैं रिजेक्ट हूं, पाकिस्तान से मुझे रिजेक्ट किया गया था, आज भी रिजेक्ट हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो जो बंदे जो वीजे लेके चले जाए, आरजू मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से, अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप?
सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी हूँ। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में चाय वाला, मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूँ वापस। आप कहते हैं कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं? लेकिन सर किसी को सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर ने ही तो कह दिया कि जी जो शोक मनाया जाएगा पूरे मुल्क में आज, हाँ, उन्होंने 10 वो भी लोगों को परचम पकड़ जो है लिया। वो भी सर नहीं, वो किया। इन्होंने ये किया है, एफआईए वालों ने 10 लोगों को पकड़ लिया है, अब उनसे 10-10 लाख लेके छोड़ देंगे। देखिए ना, ये तो जब पता है हम हैं कौन। आरजू, मैं सारी जरब तकसीम दी है, मैंने इधर से भी देखा है, उधर से भी पूछा है, ये भी किया है, वो भी किया है। मेरा रिजल्ट है कि हमारा डीएनए इंफीरियर डीएनए। मैं जब ये सोचता हूं कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के यहां से जाते हैं, आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के गए, येल से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जिन स्कूलों की उम्रें 400-400 साल है, उनकी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप फराडीए हैं बाय नेचर, आप धोखेबाज बाय डीएनए, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको पता ही नहीं कि वफा अपने मुल्क के साथ क्या चीज है। लेगेसी सर तो बहुत बुजदिल दूर भी है। हैं, सर बुज़दिल, बुजदिल हाँ, भी हैं, आप आवाज नहीं उठाते हम। वो एक क्लिप था मेजर गौरव आर्या का, आई डोंट नो आपने ट्विटर पे देखा है कि नहीं, मैंने आपको टैग भी किया था। उसमें यही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाते, चाहे वो लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक कोई बाहर नहीं आया। आरजू, मैं बताना ये चाहता हूं, उन्होंने तो क्लिप भेजा ना। मैं 1986-85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठा हुआ था, तो मेरा एक जो मुझसे सीनियर एक लड़का था, उसके पास सिल्वर मेडल था मैथ में, मास्टर्स इन मैथ। उसको नौकरी नहीं मिली, तो मैं वापस आया एक दिन, तो मेरे पास एज ए गेस्ट आके ठहरा हुआ था, तो रो रहा था बैठ के। मैं आके वापस उससे मिला, तो मैं भी उसके साथ बैठ के रोया। उसका वालिद स्कूल टीचर था। हम सारे लड़के इकट्ठे हो गए, तो मैंने उस दिन उनको कहा कि यही जो बेरोजगार मास्टर डिग्रियां, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वाले, ये इनकलाब लेकर आएंगे। लेकिन बाद में मेरी ओपिनियन चेंज हुई। हमारा डीएनए, हम पंखे के साथ झूल के मर जाएंगे, इनकलाब में नहीं जाएंगे। ये हमारा डीएनए, हम बुज़दिल है, बाकी आप बिल्कुल कुछ है। देखिए ना, हमने आज तक किसी इन्वेडर को आज तक किसी के सामने खड़े हुए। मैं दुख के साथ कहता हूं, मैं शर्मिंदा हो जाता हूं जब ये कहता हूं कि पठान हमारी बच्चियां उठा के जाके काबुल में औरतों की मंडी लगाते थे। हम कभी उनके रास्ते में रुके? दिल्ली को कितनी दफा ये लूटने आए हैं पठान भाई, जो कहते हैं उस इलाके से गधे खत्म हो जाते थे, खच्चर खत्म हो जाते थे, क्योंकि उनमें लाद के लिए उन्हें वापस ले जाना होता था। हम कभी खड़े हुए? मैं हिस्ट्री पढ़ी, मैंने एक चीज का रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा। खुशवंत सिंह की किताब है हिस्ट्री ऑफ सिक्स। सबसे पहले शेखुपुरे के जो सिख थे, जट थे, सबसे पहले पठानों को उन्होंने रोकना शुरू किया था। उन्होंने मिसलें बनाई, जो बाद में जाके महाराजा रंजीत सिंह की बनी थी। वो शब-खून मारते थे शेखुपुरे के, लाहौर के आसपास, और मार के कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, गुरीला मार। वो एक नस्ल थी जिन्होंने कुछ किया था। और मैं खैर थोड़ा, मैं अब आप कहेंगे शायद मैं ब्रैग कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा फख्र इस चीज पे जरूर है, मैं भी उन्हीं लोगों की औलाद में से हूं, क्योंकि मैं खुद उस एरिया से और जट बरादरी से। वरना हम सारे लेटते रहे उनके सामने ज्यादती की। हमने फॉरेन इन्वेडर्स को नहीं रोका, और बल्कि फॉरेन इन्वेडर का क्या रोकना था, वो आए हैं, हम उनके मजहब में घुस गए हैं, उर्दू बोल रहे हैं, जो पर्शियन और अरबिक है, जबान उर्दू है। हमने बल्कि उनके खिलाफ खड़ा क्या होना था, उनके मर्ज हो गए उनके साथ। बिल्कुल। कितने कमजोर लोग कि बजाय उनको रजिस्ट करते उनके सारी आइडियोलॉजी को, चीजों को, हम उनके चीजों में मर्ज जम हो गए। सर हमें तो 71 में हथियार भी नहीं डालने चाहिए थे, हम लड़ते रहते आखिरी दम तक, कट मर जाते, लेकिन हथियार तो ना डालते। वो तो चीजें नहीं है हमारे अंदर। फिर वो आप मुझसे पूछते हैं, मैं क्या कहूँ, वो भी मेरे बहन भाई हैं जो सारे लड़ने करने वाले भी सारे, मैं क्या उनका करूँ बातें, मैं पर जलते वहां बात करते हुए मैं क्या उसका करूं। लेकिन आरजू, उसमें आज मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहूंगा। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे, बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको।
आरजू इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब हैं। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना है। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे, जो पिछली दफा उन्होंने तकरीर दी है, मेरा ख्याल उसको अगले लेवल पर लेके जाएंगे, बताएंगे कि आगे हम रिलेशनशिप किस तरह जा रहे हैं। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहां पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने अमेरिका, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। और इस वक्त जो चीजें जो चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव जो चीजें सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मैं चलें कंक्लूड ये कर लूं कि वो सीईओ से, जो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, डायस्पोरा से मिलेंगे। और जो पहले दिन जहां से शुरू कर रहे हैं वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, लीड करेंगे योगा एक्सरसाइज को एट द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद टोनी बिल्कन और कैमला हैरिस उनके एजाज में लंच करेंगे, वो भी करेंगे बातें। लेकिन इसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि तेजा जहाजों की टेक्नोलॉजी पहले जो बनाने के इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, अब वो ट्रांसफर कर रही है। दूसरा, 30 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन पे नजर रखेंगे और चाइनीज बॉर्डर पे नजर रखेंगे। तो उसमें ये बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हमारा पार्टनर स्ट्रांग हो वहां पे। और दूसरा, पहले जो रशिया से भारत सबसे ज्यादा असला जो लेता था रशिया से, तो ये अपना असला देके ये समझ रहे हैं कि शायद हम इंडिया को रशिया से दूर कर लेंगे। हालांकि इस वक्त रशिया के पास जो असला है वो तो पहले ही शॉर्टेज है यूक्रेन वार की वजह से। लेकिन अमेरिका में आपको पता ही है, फिर अब वो अपने उनके माइंडसेट हैं, वो समझते हैं कि यूक्रेन के फौरन बाद हम ताइवान जाएंगे और वहां पे इंडिया हमारे लिए लड़ेगा आगे जाके। हालांकि इस तरह लग नहीं रहा, क्योंकि इंडियंस दे आर स्मार्ट पीपल। उन्होंने इनका वो जो इनकी जो नेटो प्लस की मेंबरशिप है, वो इनको कहा कि थैंक यू बट नो थैंक यू करके उन्होंने पीछे हट गए। दे आर वेरी स्मार्ट। अब मैं जो देख रहा हूं कि वो रशिया से तेल भी लेते रहेंगे, चाइना के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे, और यही वक्त की जरूरत है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्हें पता है वो एक थाली में नहीं जाएंगे। उनके रिलेशनशिप हमारी तरह थोड़ी है कि जहां से पैसे आए तो उनके पास चलेंगे। देखें ना, IMF वालों ने थोड़ी सी आंखें निकाली, शाम को आप चाइना के पास पे चढ़ गए। आप साथ ही आपने नारा लगा दिया वो जी जियो पोलिटिकल। और यार जियो पोलिटिकल आज शुरू हुई, शुरू से जियो पोलिटिकल। काबुल के बाद आप इररेलेवेंट है। आपने और दूसरा जो मैसेज बार बार देते हो कि जलसे करते हो अमेरिका के खिलाफ जहाज के, 55 जलसे आपने अमेरिका की नफरत में किए। फिर आपने वो कहा कि जी ये हमारे खिलाफ मरासला आ गया। उसके बाद आपने कहा जी हमने शैकल तोड़ दिए। आपकी हाईएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा जाके वहां पे चाय पी रहा, कहता है मैं कैबिनेट बनवाने के लिए आया हूं यहाँ पे। हालांकि वो कैबिनेट इनकी मर्जी की बनी ही नहीं है बाद में। बिल्कुल। लेकिन ये कि देखें, लेकिन मैंने आपको जो बात बड़ी पते की कही है कि हर पाकिस्तानी को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को, ये अगले 4 दिन आंखें खोल कर देखें कि मोदी जी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। सर देखेंगे, सर बिल्कुल देखेंगे, और फिर कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल के लेकर आएंगे। अब देखिएगा। नहीं देखेंगे। पूछें क्यों नहीं देखेंगे? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, आपको पता चल जाए अमेरिका आपसे 200 मील दूर जा चुका है। यू डोंट बिलोंग टू वॉशिंगटन DC एनी मोर। ये मैं चीख रहा हूं पिछले 10 साल से, और ये भी बता रहा हूं कि आपके डॉलर बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं, जहां से डॉलर आते हैं आप उसकी झोली में बैठ जाते हैं।
और आपको टोकन मनी आ चुकी है चाइना से। लेकिन ये कि उसमें अच्छा भी चाइना आपके साथ क्या करना चाहेगा मैं बता रहा हूं, आप वो बताता हूं। चाइना भारत के साथ ट्रेड करता रहेगा, शरारतें आपसे कराएगा, मार आप खाएंगे, जूते आप खाएंगे, और जो पैसा वहां से आएगा वो लंदन चला जाएगा, दुबई चला जाएगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि मार कौन खाएगा, वो कौन खाएगा? जो कश्ती में डूब गए उनके मां बाप मार खाएंगे वहां, या फिर मजीद, बल्कि वो किश्तियां और तेजी से भरनी शुरू हो जाएंगी। तो सर इन्होंने तो रशिया के लिए भी कहा कि जी रशिया ने हमें डिस्काउंट पे रेट पे जो है वो ऑयल दिया है, वो कह रहे हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं दिया, वो तो एकदम साफ इनकार कर दिया उन्होंने। जितने पैसों को भारत में दे रहे हैं तेल, आपको $17 ज्यादा वो दे रहे हैं तेल उस पर। लेकिन देखें इस वक्त अगर मैं छोटे सी, मैंने कल एक परसों ट्वीट किया, मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो क्यों, मेरी मायूसी क्यों गहरी से गहरी होती जा रही है, मैं मायूसियों के नीचे क्यों दबता जा रहा हूं। एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसका सिर्फ इख्तियार 14 मील के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, बाहर उसकी कोई रिट नहीं। सिंध वाले तो भाई पीपल्स पार्टी के पास है। अब इधर जो है वो मखलूत, इधर तो इंटर्म गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर। सूबा सरहद के अंदर जो है इस वक्त JUI, उनका चीफ मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, गवर्नर और रिश्तेदार फजलुर रहमान साहब का सारा इस वक्त गवर्नमेंट वो चला रहा है। इन सर्कमस्टांसिस में जो एक गवर्नमेंट सिर्फ 14 मील के अंदर है, उनके पास 90,000 सरकारी गाड़ियां, 50 अरब रुपए का सालाना वो तेल जलाते हैं 90,000 गाड़ियों में, 85-86 कैबिनेट मेंबर हैं आपके, आप बच सकते हैं। 2.5 अरब रुपया मेरे बिलावल भुट्टो साहब ने और जो उनकी मैडम है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ओवरसीज ट्रिप लगाए। कोई एक चीज भी उन्होंने अकम्प्लिश की हो उस 2.5 अरब के मुकाबले? कोई उनसे पूछे भी 2.5 अरब क्यों लगाया आपने अपने सरकारी दौरों पर? बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा। क्यों पूछेंगे भाई, क्यों पूछेंगे? वो कहते हैं सारे करते हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, दूसरे लोगों के लिए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कफायत शारी करें, मेरे कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, आपको पता नहीं है, इनके जेबें बड़ी हैं, बटन कम है। कैसी बात है? किस तरीके से बेवकूफ, और 25 करोड़ वो बेवकूफ बन गए। वो बैठे सब अंधे, आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, वो सुन रहे हैं सारा दिन, खुश हैं वो सारे। सिर्फ इस वक्त एंटरटेनमेंट क्या है, शाम को एंकर लड़ा रहे हैं मुर्गों की तरह बंदों को, और दूसरा टिकटॉक उर्दू में कर रहे हैं, टिकटॉक और ट्विटर सब उर्दू में। तो ये एंटरटेनमेंट। और सर हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और पता नहीं किस बात में खुश है, लेकिन हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है, यही बताते रहते हैं। और हमारी तो आर्मी भी जो है वो 7th नंबर पे के कहाँ पहुंच गई है जी दुनिया की उसमें। लेकिन पता नहीं किससे लड़ना है इन लोगों ने, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि लड़ना क्यों है। लेकिन सर फिर भी देखते हैं सर कि क्या ये करते हैं आगे, क्योंकि बजट तो ले आए, लेकिन उस बजट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बजट तो अनाउंस कर दिया, धोखा है, धोखा। बजट क्या आपने करना है? अच्छा, मैं उसके आपने शुरू में बात की थी ख्वाजा साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर फरमाई अगले दिन असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा ये महकमा इतने अरब रुपया खा जाता है, ये महकमा इतना अरब खा गया, PI इतना खा गया, रेलवे ये खा गया। और यार, तो आप गवर्नमेंट में बैठे हो ना, उनको रोको, नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दो, रिजाइन दो। हाँ बिल्कुल। आप किस तरह की बातें वहां खड़े होकर लोगों को सुना रहे? हाँ। लेकिन कोई किसी को ना कोई अदालत है, ना कोई कानून साजी है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, उसका क्या करे? कोई मेरे समझ। ये भी ख्वाजा आसिफ ही कहते हैं सर, ये भी ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कोई शर्म है कोई हया, लेकिन खुद में नहीं है ये सब। लेकिन सर अगली इलेक्शन इन दो पार्टीज में कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी और PMLN, PTI तो कहीं दिखाई नहीं देगी। इलेक्शन जो है वो किसी कमरे में ही होंगे, पाकिस्तान में तो नहीं होंगे। पहले कौन से आज तक इलेक्शन फेयर हुए जो आप कहेंगे जी इलेक्शन होने वाले हैं? कोई फेयर इलेक्शन नहीं होते। आपके सिस्टम जो है बंद कर दिए जाते हैं, तकरीर कर दी जाती। मैंने आपको एक इलेक्शन की थोड़ी सी, मैंने शायद कई दफा बताई थी, वो मैं बता देता हूँ कि मोहतरमा फातिमा जना ने लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री थी बांग्लादेश से, और यहाँ भी वो काफी पॉपुलर थी। तो अयूब खान साहब जरा परेशान नजर आए, तो उनके एक जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा जी खान साहब आप मिस्टर प्रेसिडेंट आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा यार मैं तो हार ना जाऊं ये फातिमा जना से। उसने कहा कौम को इतला देने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको टीवी नहीं था, उन्होंने कहा रेडियो है। उन्होंने कहा सिर्फ रेडियो पे आज शाम को ऐलान कर दे कि आप इलेक्शन जीत गए, आप जीत जाएंगे। और यही हुआ।
उन्होंने शाम को रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान हुआ कि अयूब खान साहब जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं और अगले 25 साल के लिए वो आपके सदर होंगे। चल छुट्टी। सर मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि इलेक्शंस करवाने ही नहीं चाहिए, पैसा बचा है इलेक्शन का और बस अनाउंस कर दें कि कल से ये फलाने आपके जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, कहानी खत्म। पैसा उसमें से भी तो खाना होता है ना इन्होंने, कौन सी चीज में से नहीं खाते, कौन सी चीज ये, मुझे एक डिपार्टमेंट कोई कभी ढूंढ के आरजू और सर्च करके बता ही दे, मैं ही शर्मिंदा हो जाऊं शायद कि यार मैं गलत बोलता रहता हूँ। कहीं जी फलां डिपार्टमेंट बहुत तरक्की कर गया। साजिद भाई आप तो भाई बहुत गलत बोलते हैं आप, ये देखें फलां डिपार्टमेंट, ये डाक का महकमा बड़ा साफ सुथरा है, बता देना पीआईए बहुत अच्छी है, रेलवे बहुत साफ सुथरा है। सर पब्लिक ऐसी, आपको पता है जो 9th और 10th मई को जो हंगामे हुए थे उसमें ये गटर के ढक्कन भी ले गए उठाकर इमरान खान के सपोर्टर्स, ये भी न्यूज आई है। जब मुर्गियां जब अंदर से बिरयानी खाते रहे हैं, स्ट्रॉबेरियां उठा के ले जाते रहे हैं, तो ढक्कन तो फिर काफी पैसे मिल जाते हैं उसको जब कबाड़िये में बेचें तो। ये तो फिर ये तो कोई बैद नहीं है ना। मैं एक दफा पीआईए के जहाज में बैठा, एक दफा तो उसके अंदर मैं जब बैठा तो उसके सामने स्क्रीन गायब थी। मैंने उसको कहा मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, उसने कहा ये हमारे पाकिस्तानी भाई उठा के ले जाते हैं, हालांकि ये किसी दूसरी बैटरी पर नहीं चल सकते, लेकिन वो जाती दफा खींच के ले जाते। लेकिन फिर मैं क्या करूं, हमारा फिर डीएनए ऐसे है, फिर उसका भी ऐसे ही होगा जिस तरह है। मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है, कहते हैं जी पाकिस्तानी डायस्पोरा की क्या हालत है, मैंने कहा वही हालत है जो फैक्ट्री की हालत, जो पाकिस्तान से हम आए हैं, अगर उसकी हालत ये है तो हम भी तो वहीं से आए हैं ना, हम कौन से जर्मनी से आए हैं, तो जब वहां से आए हैं जो वो हालत है वही हालत हमारी यहाँ। लेकिन सर हम कुछ तो मुख्तलिफ सोच रहे हैं, कुछ तो बेहतर सोच रहे हैं, तो या तो फिर हम हमारे अंदर कोई गड़बड़ है, कोई डिफेक्टेड माल है हम, कि हम कुछ और तरह से सोच लेते हैं और बाकी सब लोग एक तरह का सोच रहे हैं, ये भी है। इसी वजह से शायद हम एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता सोसाइटी में। मेरे खिलाफ तो एक सख्त नफरत है, क्यों कहते हैं जी तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो इंडिया से, तुम बड़ा इंडिया से प्यार है तुम्हारा, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है प्यार है मेरा। उसकी वजह ये है, मेरी आज ख्वाहिश और पाकिस्तानियों के लिए जो एडवाइस है कि उनसे कुछ लर्न करो, कि 1991 से आज तक उन्होंने जो तरक्की की है लर्न करो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का कोई एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में भी बना लो, ये मेरी ख्वाहिश है। और मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान, और मैंने 75 दफा कहा वो मादरे मिल्लत है, इंडिया मासी है मेरी, खाला है वो, उनके साथ उसका हिस्सा थी वो, और मैं खाला तब्दील नहीं कर सकता, उसका बॉर्डर जुड़ता है बिल्कुल। और हमारी नस्लन, हमारा मिजाज, हर चीज एक है, मैं डिनाई नहीं। आप इंडियन फिल्में देख के तो बड़े नाचते हो गाते हो, दिलेर मेहंदी के गाने तो बड़े सुनते हो, सिंधु मूसेवाले के बड़े गाने गाते हो, तो फिर ये मानते क्यों नहीं हो कि हम एक जैसे लोग हैं, सोचेंगे एक है, म्यूजिक एक है, खाना पीना एक है, नफरतें किस बात की, फिर कारोबार बना लिया नफरत का तुमने। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ तो लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर लेकिन मेरा अपना है। नफरत की बेस पे ही तो पाकिस्तान बनाया था सर, नफरत ना होती तो पाकिस्तान भी ना बनता। और सदियों से हम रह रहे थे, सदियों से, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।